मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ दोस्तों, जो कि यूपी पीसीएस मेंस के 2017 के पेपर के डिस्कशन से संबंधित है। दोस्तों, हम लोगों ने 2021 से लेकर 2012 तक के पीटी के प्रारंभिक परीक्षा के पेपर्स डिस्कस कर लिए थे घटना चक्र के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग उसको पूरा देख डालिए। जो 100+ क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में देगा, और इसी कंटिन्यूशन में दोस्तों अब हम लोग मेंस की सीरीज भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज 2017 का पेपर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग कंप्लीट क्या करेंगे, 2017 से लेकर 2012 तक के पेपर हम लोग पूरे 5 साल के देखेंगे। तो टोटल दोस्तों अगर आपने 15 साल के पेपर देख लिए, 5 साल के मेंस के और अगर 10 साल के प्रारंभिक परीक्षा के, तो ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि 100+ क्वेश्चन आप लोग निश्चित रूप से सही करके आइएगा। और घटना सार का दोस्तों करंट का सीरीज कंप्लीट करा दिया गया है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, खेल पुरस्कार, यूपी स्पेशल, ये दोस्तों आपको 25 से 30 क्वेश्चन दे देगा। और घटना चक्र की आई दृष्टि जो एग्जाम से पहले आती है 20 दिन पहले, उसको भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। इतना दोस्तों अगर आप लोग कर लेंगे तो कुछ और नहीं करने की आपको आवश्यकता है, और आप लोग आराम से प्रारंभिक परीक्षा पीटी को क्लियर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल से जुड़े रहिए। जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मेरे को प्राप्त होता रहे। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास के सेगमेंट से। सबसे पहले दोस्तों देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित हैं। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही सॉल्व करके आंसर टिक कर दिया है, ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन होगा अगाथोक्लिस। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों देखिए, झंझावत के देवता थे, ये बात सही है, और वर्षा के देवता थे, ये बात भी सही है। और दोस्तों ये दूसरा और तीसरा जो है ये 100% सही नहीं कहा जा सकता भारतीय वेदों के हिसाब से। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आप आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि सुमेलित नहीं कौन सा है, ये चूज करना है। तो कुमारगुप्त वन मंदसौर अभिलेख ये सही है, पतिक तक्षशिला अभिलेख ये भी सही है, समुद्रगुप्त एरण अभिलेख ये भी सही है, और प्रभावती गुप्ता दोस्तों उदयगिरी गुहा से संबंधित नहीं है। यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए दोस्तों, एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों ऑथेंटिक सोल्यूशन है घटना चक्र का, कहीं कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, इसको केवल एक बार आप पढ़ लीजिएगा, आप आराम से क्लियर कर जाइएगा पीटी। इसके बाद दोस्तों हड़प्पा में दोस्तों आपको देखिए सम्मिलित करने का क्वेश्चन है। हड़प्पा से सावधान की प्राप्ति हुई है, लोथल से गोदीबाड़ा की प्राप्ति हुई है, कालीबंगा से आपका जुता हुआ खेत मिला है, और मोहनजोदड़ो से आपकी नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक है, तो आपका इसमें उत्तर डी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था, और मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी। ठीक है, इसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास की बात करते हैं दोस्तों। तो निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी। तो गुरु अंगद ने। ठीक है दोस्तों, तो गुरु अंगद, या ध्यान रखिए गुरुमुखी गुरु अंगद, ये आपका जो है उस सही उत्तर कहलाएगा। इसके बाद दोस्तों बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास थे दोस्तों, जिसने क्या किया, कृषि को उन्नत किया। ये एकदम नहीं कहा जा सकता, सिर्फ सामंतों दरबारियों को फायदा पहुंचाया, ये भी टोटली गलत है। बहुत सफलता प्राप्त की, ये बात एकदम सही है दोस्तों। अब बाजार कीमतों को नियंत्रित क्यों किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसके 3 प्रमुख कारण थे। सबसे पहला दोस्तों देखिए, बड़ी सेना का भरण पोषण करना, दूसरा काला बाजारी को रोकना, और तीसरा विद्रोहों पर अंकुश लगाना। ठीक है, तो ये 3 कार्य दोस्तों मुख्यतः थे, इसको ध्यान रखिएगा। और आपका दोस्तों सफलता इसको बहुत मिली थी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। इसके बाद आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। कृषि से संबंधित था, यह मोहम्मद बिन तुगलक ने खोला था। ठीक है, इसके बाद आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया। तो अमीर खुसरो। इसके बाद आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों। तो गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालक्रमानुसार संयोजित करना है दोस्तों। तो सबसे पहले आपका वत्सराज, फिर नागभट्ट द्वितीय, ठीक है, और फिर महेंद्रपाल, और फिर महिपाल। ठीक है, तो सम्मिलित करिएगा तो आपका ये उत्तर होगा। इसके बाद आ जाइए दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सम्मिलित करने वाला ही है, टफ क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसलिए आप चाहे तो करें चाहे तो ना करें।
तो ऑप्शन इसमें दोस्तों डी होगा। मैं आपको सीधे सॉल्यूशन से बता रहा हूँ। भीमसेन कायस्थ थे, तारीखे दिलकुशा उन्होंने लिखी, चंद्रभान ब्रह्मन, चहार चमन, ईश्वरदास नागर, फुतूहत आलमगीरी और सुजान राय भंडारी, खुलासत उत तवारीख। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके लेखक थे। इसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास में आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, अनौद्योगिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। ठीक है दोस्तों, इस समय चार्टर एक्ट 1813 में लाया गया था, जिसके द्वारा भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ठीक है, लेकिन चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को कंटिन्यू किया गया था। ठीक है, एकाधिकार के संदर्भ में। इसके बाद दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। यह बात एकदम सही है, तो दोनों विकल्प आपके इसमें सही होंगे। जिसको और डिटेल चाहिए वो एक्सप्लेनेशन देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, कौन सी घटना सबसे अंत में हुई? देखिए मैंने ईयर पहले ही लिख दिया है, चौरी चौरा 1922, दांडी मार्च आपका 1930, गांधी इरविन समझौता 1931 और सांप्रदायिक निर्णय 1932। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। इसमें दोस्तों सम्मिलित करना है आयोग और उसके अध्यक्ष का। देखिए इसमें आप एक याद रखिए, सिंचाई आयोग जो बार बार पूछा जाता है, तो स्कॉट मॉनक्रीफ इसके अध्यक्ष थे, और पुलिस सुधार आयोग दोस्तों एंड्रयू फ्रेजर। ये दो याद रखिएगा दोस्तों, तो आपका ऐसे ही आप सम्मिलित कर ले जाइएगा, सी विकल्प होगा, बाकी दोनों की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आ जाइए, कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है बताइए? तो दिल्ली षड्यंत्र केस में अमीरचंद सही है, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्ला सही है, और लाहौर षड्यंत्र केस में जतिन दास भी सही है। लेकिन नासिक षड्यंत्र केस में दोस्तों आपके रास बिहारी बोस नहीं है दोस्तों, यहाँ पे दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका विकल्प नंबर डी हो जाएगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया था। किसके नेतृत्व में? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। ठीक है दोस्तों, रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था, जिसके विरुद्ध महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आंदोलन किया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये मदुरई से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपका क्रिप्स मिशन 1942 में आया, अगस्त प्रस्ताव 1940, इसके बाद आपका वेवेल प्लान 1945 और नेहरू रिपोर्ट आपकी 1928। तो आप व्यवस्थित करिएगा, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूची को सुमिलित करना है। स्थान और अंग्रेजों द्वारा विलय दोस्तों, संबलपुर दोस्तों आपका 1849 में, सतारा आपका 1848 में, अवध आपका 1856 में, झांसी आपका 1800 बेसिकली 53 होना चाहिए यहाँ पे 53 में। ठीक है, तो सुमिलित करिएगा, तो आपका उत्तर आपको बी मिलेगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? देखिए ईयर मैंने पहले ही मेंशन कर दिया दोस्तों। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो है वो सबसे पहले हुआ था 1845, ये ध्यान रखिए दोस्तों। लिट्टन का दरबार 1870, संथाल विद्रोह 1855, इल्बर्ट विल 1883। ठीक है, तो ये आपका सही ईयर होगा। इसके बाद दोस्तों 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों देखिए, भागलपुर के पास मेजर बारोज संथालों से लड़ाई में हार गए थे, ये बात सही है। गोक्को गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था, ये भी बात सही है। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है, ये भी बात सही है। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था, तो दोस्तों ये गलत है। भागलपुर के पास जो है ये इनका वर्चस्व था, यहाँ पे नहीं था टोटली। ठीक है, इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? तो दोस्तों नमक कानून नहीं था, बाकी सब कारण था आपका। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं दोस्तों। समाचार पत्र संपादक, अब दोस्तों बताइए, बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले। अगर यही दो याद है तो आप इसी से सम्मिलित कर लीजिएगा, बाकी की आपको नीड नहीं है। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है दोस्तों? तो किसी का भी नाम नहीं जुड़ा है, आप लोग किसी का भी नाम देख लीजिए, कोई 1857 से जुड़ा हुआ नहीं है। इसके बाद आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? 1913 में। इसके बाद दोस्तों बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है फिरोज शाह मेहता, केटी तलैंग और बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है नाम, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये आरसी मजूमदार साहब ने कहा है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 पे। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में।
ठीक है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है, इतना ध्यान रख लीजिए, बाकी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 31। एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम बार अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था, कौन था? जवाहरलाल नेहरू साहब थे। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो इंडियन ओपिनियन उन्हीं के द्वारा लिखी गई, यंग इंडिया उनके द्वारा लिखी गई, नवजीवन उनके द्वारा, युगांतर दोस्तों उनकी नहीं है, ठीक है, ये आपकी भूपेंद्र दत्त और बारिंद घोष ने लिखी थी। इसके बाद दोस्तों राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था समाचार चंद्रिका। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है, एक बार और आ सकता है। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, रॉलेट एक्ट 1919। इसके बाद दोस्तों आ जाइए नेक्स्ट, सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 और वुड्स डिस्पैच 1854। देखिए मैंने ईयर लिख दिया, सुमेलित कर लीजिएगा, ऑप्शन सी होगा। इसके बाद दोस्तों किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की 1932 में स्थापना की थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने। हरिजन शब्द ही दोस्तों बेसिकली उनका दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, भारत छोड़ो 1942 और देसाई लियाकत समझौता जो कि हुआ ही नहीं था, अगर लेकिन पूछा गया है तो 1945 के आसपास ये सुनने में आया था, तो आपका विकल्प ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 38 की बात करते हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो अकाल आया था यही सुमेलित नहीं है, ये आपका 1860 के आसपास आपका आया था, यही आपका उत्तर होगा। बाकी तीनों इसमें विकल्प आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? तो दोस्तों लैंड होल्डर्स इंडिया सोसाइटी जो है वो इस पूर्व स्थापित नहीं माना जाएगा, उस समय अस्तित्व में नहीं थी। इसके बाद दोस्तों कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की 1784 में स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस बार भी पूछा जा सकता है। भूगोल में देख लेते हैं दोस्तों, भारत का भूगोल सबसे पहला क्वेश्चन, गोंडवाना सेल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है, ये बात सही है। अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ सेल समूह से संबंधित है, ये भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं है, तो इसलिए बी आपका उत्तर होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चारागाह हिल स्टेशन है और स्थिति उनकी बताइए। बन्नी चारागाह दोस्तों आपको गुजरात में है, बग्याल आपका उत्तराखंड में है, पहलगाम आपका जम्मू कश्मीर में। ये तीन अगर सम्मिलित कर लेंगे तो ऑप्शन आपका बी होगा, बाकी आपको करने की नीड उतनी नहीं है। इसके बाद दोस्तों भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? तो अरावली दोस्तों प्री कैम्ब्रियन काल की है, इतना ध्यान रखिए। 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है इसका उद्गम, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है? तो जबलपुर दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिए, मैप में देख लीजिएगा, आपको ध्यान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों, बताइए कौन सा है? ऑप्शन बी होगा दोस्तों इसमें। अब सम्मिलित करने की बात है, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सिघावल जमाव जो है वो निम्न पूरा पाषाण काल में था, पटपरा जमाव जो है वो मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित है, बाघोर जमाव उत्तर पूरा पाषाण काल और खेतौनी जमाव जो है वो लघु पूरा पाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। तो यही आपका सुमेलन हो जाएगा। टफ क्वेश्चन है तो एक बार देख लीजिएगा बस। किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? तो तिल दोस्तों आपका क्या है, सबसे ज़्यादा तेल की मात्रा तिल में होती है, वो लगभग 52% के आसपास होती है। अगर तिल के बाद बोला जाए तो मूंगफली में 48.2%। इसके बाद दोस्तों पीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? तो तिलहन उत्पादन से, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पे पाया जाता है? तो गुजरात में पाया जाता है। इसके बाद आ जाइए दोस्तों, शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। इसके बाद आ जाइए, कौन सी संस्था कृषि पदार्थों के निर्यात से संबंधित नहीं है? तो नाफेड है, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन भी है, और इफको नहीं है दोस्तों, इफको ये आपका उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, आपका ये गलत हो जाएगा। यही आप, चूंकि यही पूछा है, सुमेलित नहीं है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। एमएमटीसी भी आपके निर्यात से संबंधित है। इसके बाद आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा समूह रेशे वाली फसलों से संबंधित है? तो कपास, जूट और सनई, ठीक है, यही आपका रेशे वाली फसलें हैं। कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो धान में दोस्तों उकठा रोग नहीं होता है दोस्तों, ये बेसिकली अरहर, गन्ना या चना में होता है। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित रासायनिक उर्वरकों में से कौन 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील है? तो दोस्तों यूरिया आपका जो है 20 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादा घुलनशील होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो दोस्तों गद्दी आपका हिमाचल प्रदेश और खासी आपका मेघालय, ये हमेशा ध्यान रखिए। टोडा आपका क्या है? तमिलनाडु,
ये 3 अगर आपको ध्यान है और आप आराम से जो है सुमेलित कर ले जाइएगा। और नागा आपका जो है मणिपुर से। डी हो जाएगा। कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? तो सतलज नदी पर हुआ है। इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। इसके बाद भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत्र उत्पादित करता है? तो दोस्तों कर्नाटक राज्य करता है। इसके बाद दोस्तों कोयला क्षेत्र और राज्य। दोस्तों राजमहल का क्षेत्र आपका झारखंड में आता है, रानीगंज आपका पश्चिम बंगाल में आता है। अगर यही दो आप कर लेंगे तो इसी से आपका आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी दो की आपको नहीं भी पता होगा तो आप टिक कर लीजिएगा। इसके बाद अवरोही क्रम की बात कर रहा है दोस्तों, तो भारत के बृहत्तम चीनी उत्पादन करने वाले राज्यों का अवरोही क्रम तो सबसे पहले ध्यान रखिए उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा करता है, फिर महाराष्ट्र। ये दो ध्यान रखिए, बाकी आप आंसर टिक कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों पी सेनगुप्ता और जी सदायस्कू 1968 ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था? तो 60 में। ठीक है, फिर अब आते हैं दोस्तों विश्व भूगोल के ऊपर। सुमेलित करने वाला पूछा है तो प्रशांत महासागर में दोस्तों आपका मारियाना ट्रेंच है। ठीक है, अटलांटिक महासागर में आपका प्यूटोरिको है। ठीक है, इसके बाद आपका हिंद महासागर में जावा ट्रेंच है और आर्कटिक महासागर में आपका यूरेशियन बेसिन है। तो यहाँ से देख लीजिए सीधे सीधे लिखा हुआ है, आपको उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद दोस्तों आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खनिज और देश। तो दोस्तों देखिए खनिज में चांदी आपका मैक्सिको में सबसे ज़्यादा होता है, अभ्रक आपका जो है भारत में, ठीक है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है बहुतायत मात्रा में, तांबा आपका चिली और लॉयस्क दोस्तों आपका रूसी संघ। ये आप कर सकते हैं, ठीक, आराम से जो है सुमेलित हो जाएगा आपका। इसके बाद आ जाइए दोस्तों 63 पे, कौन पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है? तो मिशिगन दोस्तों आपकी झील जो है वो आपकी पूरी की पूरी जो है क्या है आपका यूएसए में है, बाकी जो है बॉर्डर पे है। ठीक है, यूएसए कनाडा के। इसके बाद दोस्तों किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन में प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का। इसके बाद आ जाइए दोस्तों महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम अवरोही क्रम में आपको बताना है दोस्तों। तो एशिया सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर यूरोप। तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप ध्यान रखिएगा, बस यही क्रम है आपका। निम्नलिखित देशों में कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो गुयाना दोस्तों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, ये आपका अफ्रीका में नहीं है। 16-17 में विश्व में चाय का बृहत्तम निर्यातक कौन था दोस्तों? तो बृहत्तम निर्यातक आपका चीन था। ठीक है, तो देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। खाद्य एवं कृषि संगठन 2020 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश चीन है डॉलर के हिसाब से, लेकिन मात्रा के हिसाब से आपका केन्या है, ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे यहाँ पूछ रहा है मात्रा के आधार पर कौन सबसे बड़ा निर्यातक है तो केन्या हो जाएगा, देखिए विकल्प में दिया है यहाँ पे, कंफ्यूज मत करिएगा। और अगर आपका पूछा जाए डॉलर के हिसाब से तो आपका उत्तर चीन हो जाएगा। ठीक है, मूल्य के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पर्यावरण सेगमेंट है। निम्नलिखित राज्यों में से किसके भौगोलिक क्षेत्रफल का सबसे अधिक प्रतिशत अंश वनों के अंतर्गत था दोस्तों? तो मिजोरम, और मिजोरम में अभी भी है। तो 2021 की जो वन रिपोर्ट जो है उसके हिसाब से 84.53% मिजोरम का वन आच्छादित है। ठीक है, सर्वाधिक है जो कि, और ये क्रम भी याद रख लीजिए, ये क्रम भी पूछा जा सकता है, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड और मेघालय। इसके बाद दोस्तों पर्यावरण के परिरक्षण और संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986। इसके बाद दोस्तों कौन सी एक वायुमंडल में स्थायी गैस है? तो नाइट्रोजन है। बाकी सब आपकी क्या है? बाकी सब स्थायी नहीं है। ग्रीन वॉश इंगित करता है दोस्तों, इंगित क्या करता है? पर्यावरण का संरक्षण का झूठा वादा करना। ठीक है, जैसे आई वॉश होता है वैसे ही आपका ग्रीन वॉश है। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित संस्थानों में किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली इनविस का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? तो IIPS मुंबई में दोस्तों, यही आपका उत्तर होगा। जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित 2017 के क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार विश्व के 58 देशों में भारत का स्थान क्या है? ये पुराना है, आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, अभी ध्यान रखिए जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें भारत का रैंक 10वां है। ठीक है, और ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? जर्मन वॉच। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो 1958 में नागपुर। नीरी और नागपुर ध्यान रखिएगा, बस बाकी आप उत्तर टिक कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों जनसंख्या और नगरीकरण का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सही उत्तर चुनना है। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 2001 से 11 में घटा है, ये बात सही है। हरियाणा का शिशु लिंगानुपात बढ़ा है, ये भी बात सही है 1 से 11 में। भारत का ग्रामीण लिंग अनुपात नगरीय लिंग अनुपात से अधिक है, ये भी बात सही है आपका। लेकिन भारत में पुरुष शिशु मृत्यु दर महिला शिशु मृत्यु दर से अधिक है, ये बात गलत है दोस्तों। क्योंकि देखिए पुरुष बच्चा जब होता है तो उसको जनरली जो है अवॉर्ड नहीं कराया जाता है, लेकिन महिला बच्चा होता है तो टेंडेंसी भारत में देखी गई है कि उसको अवॉर्ड करा दिया जाता है। और इसका कोई शिक्षा से लेना देना नहीं है दोस्तों, ये बेसिकली समाज की पितृसत्तात्मक सोच का नतीजा है। और गुजरात और हरियाणा जैसे बहुत ज़्यादा विकसित राज्य जो है वहाँ पे आपका जो है गर्भाधान जो है गर्भपात जो है सबसे ज़्यादा कराया जाता है।
इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आपका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका नाम प्रवचन सिद्धांत से संबंधित है? तो नोटेस्टिन ली का नाम दोस्तों आपका उसी से सॉरी ली का नाम संबंधित है, नोटेस्टिन आपका नहीं होगा इसमें। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और कूट का सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो भारत में जनसंख्या का ग्रामीण से शहरी प्रवचन सर्वाधिक है, ये बात सही है। तो ग्रामीण से ग्रामीण प्रवचन मुख्यतः महिला प्रवचन है जो कि शादी के कारण होता है, ये बात भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं सही है, ध्यान रखिएगा। तो बी हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए दोस्तों कथन कारण वाला क्वेश्चन, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति की संख्या बहुत कम है, ये बात सही है। उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत भी बहुत कम है, ये भी बात सही है। दोनों व्याख्या लेकिन नहीं सही कर रहा है, तो बी ही होगा। इसके बाद आ जाइए 79, निम्नलिखित राज्यों में किसमें 2011 में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि अंकित की गई दोस्तों? तो नागालैंड में। ठीक है, कितने परसेंट? -0.6%। नागालैंड के बाद दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है तो कौन सा राज्य आएगा? केरल। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये आपका याद रखिएगा। जनसंख्या वैसे मैंने पढ़ा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वीडियो को, आप लोग चाहें तो पूरा देख सकते हैं डिटेल्ड में। इसके बाद दोस्तों कौन एक स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य नहीं है? तो जीवन की गुणवत्ता का स्थिरीकरण जो है ये लक्ष्य नहीं है, बाकी तीनों आपके लक्ष्य हैं। इसके बाद दोस्तों 81 नंबर पे आ जाते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में कौन सबसे कम नगरीकृत है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसके बाद ये देखिए आप क्या क्रम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, नई जनसंख्या नीति को कब अपनाया गया? 2000 में। इसके बाद अमलैंड शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? तो नगर का प्रतिवेशी या आसपास का क्षेत्र अमलैंड कहलाता है। इसको हिंटरलैंड भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हिंटरलैंड भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्वेश्चन नंबर 84 आपका क्या है? निम्नलिखित राज्यों में कौन 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पर है? तो मिजोरम दोस्तों दोनों ही परिस्थिति में आपका क्या है? साक्षरता दर और नगरीकरण दोनों में आपका द्वितीय स्थान पर है। केरल दोस्तों देखिए साक्षरता दर में सबसे आगे है 94%, मिजोरम उसके बाद है 91.3%। इसके बाद नगरीकरण की बात कर लेते हैं तो गोवा टॉप पे है 62.2% के से, और मिजोरम आपका 52.1% से। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा, आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसको देखिए थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ठीक है, हाँ अब दोस्तों देखिए आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर प्रतिशत नगरीय जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतम है? तो बिहार में दोस्तों। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। जनगणना का वीडियो मैंने बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सब लोग उसको देख डालिए। यूपी जनगणना और भारत जनगणना दोनों है, इसमें 5 से 6 क्वेश्चन पीसीएस में आएंगे। इसके बाद दोस्तों भारत एक नगरीय जन आधिक्य वाले देश का उदाहरण है, तो ये बात गलत है दोस्तों। केवल 31.1% जनसंख्या जो है भारत की वो नगर में रहती है। ठीक है, तो इसीलिए आप जनाधिक्य नहीं कह सकते इसको। भारत के अधिकांश बड़े नगरों में पर्याप्त अवस्थापना का अभाव है। ठीक है, ये बात सही है। ठीक है, तो आपका ए गलत हो गया और आर सही हो गया, तो आपका ऑप्शन इसमें देखते हैं कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी लोग आपका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों 87 देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कितने 10 लाखी नगर हैं? तो 53 है। इसके बाद दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट 2016 में नगरीय अधिवासों में निवास करता था? तो 54.5%, जो 2030 तक बढ़कर कितना होने की संभावना है? 60% होने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, 2030 तक विश्व की 60% आबादी आपकी शहरों में रहेगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों प्रतिदर्श पंजीयन सर्वे सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2016 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अभी क्या है, एसआरएस का लेटेस्ट आंकड़े के अनुसार जो है आपकी टोटल फर्टिलिटी रेट जो है, प्रजनन दर जो है 2.2 है, इसको ध्यान रखिए। राज्य विशेष देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो 9 राज्यों से। तो 8 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड और दिल्ली। ठीक है, इसके बाद दोस्तों भारत में नलकूप और कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों यूपी है। इसके बाद दोस्तों वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? तो नोएडा में स्थित है। सुमेलित करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सोनभद्र जो है वो आपका चूना पत्थर खनिज पाया जाता है। इलाहाबाद में आपका सिलिका बालू पाई जाती है। ललितपुर में दोस्तों तांबा और मिर्ज़ापुर में फायर क्ले। ये ध्यान रखिएगा, सुमेलित आपका आराम से हो जाएगा, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 94। 31 दिसंबर 2017 को यूपी में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? तो 15 से अधिक थे। तो लेटेस्ट आंकड़ा पूछेगा, इस बार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है ये क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एंड वाणिज्य उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। इसके बाद आ जाइए दोस्तों निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों देखिए मिर्ज़ापुर दोस्तों आपका कजरी से संबंधित है,
तो ये तो आपको पता ही है, तो इसी से आपका आंसर निकल जाएगा। इसके बाद दोस्तों ठीक है, कौन सा उत्तर प्रदेश की मुख्य वाणिज्यिक फसल है, तो गन्ना है। ठीक है, ये सबको पता होगा आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है, तो थीम पार्क जो है वो आगरा की परियोजना आपकी, ये आपकी क्या है, प्रमुख निवेश परियोजना आगामी नहीं है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो है, कौन सा सुमेलित नहीं है, बता। ताला उद्योग अलीगढ़ सही है, कालीन उद्योग भदोही सही है, चूड़ी उद्योग दोस्तों फिरोजाबाद से संबंधित है। चूड़ी उद्योग आप सभी लोगों को पता होगा, फिरोजाबाद से संबंधित है। चिकन करी आपका जो है लखनऊ से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आ जाइए क्वेश्चन नंबर 100 पे। तो उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो दोस्तों आपको दोनों को पता होगा, गन्ना में और आलू में। यूपी आपका टॉप पे है। बाकी किसमें किन किन फसलों में नंबर 1 पे है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके बाद दोस्तों 101 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार औसत साक्षरता वाले निम्न 4 राज्य जिलों का अवरोही क्रम बताना है। तो आप क्रम ऐसे याद रखिए, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा और गाजियाबाद, यही क्रम है आपका। यूपी जनगणना भी मैंने कंप्लीट करा दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप लोग पूरा वीडियो देख डालिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति का ऐतिहासिक पूर्व काल है, इसमें कौन सम्मिलित है। ठीक है, तो आपका जो है 3 सम्मिलित हैं। भगवान राम को इसमें जो है क्या किया, एक्सक्लूड किया गया है। तो ये जो है आज की परिप्रेक्ष्य में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये आपमें चारों विकल्प सही होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई कितनी है, तो 302 किलोमीटर है दोस्तों। तो 300 दिया है, तो उसको टिक करिएगा। और कहाँ कहाँ से जाता है ये भी देख लीजिएगा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई और लखनऊ। इस बार के लिए दोस्तों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपका इंपॉर्टेंट है, ये कितने किलोमीटर लंबा है और किन किन राज्यों से जाता है, ये पूरा आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। यूपी करंट का वीडियो मैंने बनाया हुआ है घटनासार का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करंट वाले प्लेलिस्ट में है, उसको देख डालिए पूरा, उससे भी आपको अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं सिंगरौली क्षेत्र में, सोनभद्र जिले में। इसके बाद दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष लिंगानुपात 912 है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आ जाइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है, तो जाट में। इसके बाद आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो औद्योगिक सेवाएं मिलती हैं, स्वीकृति भी मिलती है, अनुमोदन भी मिलता है, ये नहीं होता है दोस्तों, तो आपका सी विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, DLW वाराणसी आप क्या बनाता है, तो डीजल और बिजली इंजन दोनों बनाता है। इसके बाद दोस्तों प्रथम दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी में स्थित है। इसके बाद उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, सत्य है, बताइए। यह लघु और मध्यम स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ये बात सही है। या लघु और मध्यम क्षेत्र की सेवा इकाइयों के लिए दोस्तों ये नहीं है वित्तीय निगम, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, केवल एक ही विकल्प आपका सही होगा, केवल MSME के लिए है यूपी के। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जनपद में अगरिया जनजाति पाई जाती है, तो सोनभद्र में। ठीक है, सोनभद्र में और भी पाई जाती हैं जनजातियाँ, गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, ठीक है, राजगोंड, खरवार, खैरवार, पहरिया, प्रहिया, बैगा, पंखा, पनिका, चेरो, मुइया, ये सब आपकी जो है सोनभद्र में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा जनजातियाँ सोनभद्र में पाई जाती हैं। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वुमेन पावर लाइन 1090 स्टार्ट की गई 15 नवंबर 2012 को। ठीक है, अखिलेश यादव की सरकार के समय में। इसके बाद दोस्तों भारतीय निर्यात की मंद प्रगति का क्या कारण है, ऊंचे मूल्य, निम्न स्तर का माल, विदेशी प्रतियोगिता। तो ये तीनों हैं दोस्तों, इसमें भारत को सुधार करने की आवश्यकता है। हालांकि निर्यात अभी भारत का काफ़ी अच्छा बढ़ गया है। एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार है बीजिंग चीन में। इसके बाद भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ नीति कब घोषित की गई, तो 2000 याद रखिए दोस्तों, अप्रैल 2000 में लागू की गई थी। ठीक है, इसके बाद आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 117, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच है आपका WTO विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, आप ये सब देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन में सब दिया है। ठीक है, 1995 में हुई थी। आंतरिक व्यापार इनसाइड ट्रेडिंग बोलते हैं दोस्तों, इनसाइड ट्रेडिंग या आंतरिक व्यापार दोस्तों किससे संबंधित है, ये शेयर मार्केट का टर्म है दोस्तों, तो शेयर मार्केट या शेयर बाजार आपका इसका उत्तर होगा। इसके बाद दोस्तों गैट का गोल राउंड अधिवेशन सामान्यतः कहाँ होता है, जिनेवा में। ठीक है, अब ये गैट जो है ये आपका WTO में परिवर्तित हो चुका है। ठीक है, WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को मार्केश समझौते के अधीन की गई थी। ठीक है, इसने गैट का स्थान ले लिया है। इसके बाद दोस्तों वाणिज्य विभाग की दीर्घकालीन दृष्टि में भारत को विश्व व्यापार के मुख्य सहयोगी बनाना था 2020 में, ये इस बार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।
इसके बाद दोस्तों भारत में जिन्सों कमोडिटीज़ के निर्यात की श्रेणी है परंपरागत निर्यात वस्तु, ये सही है। अपरंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु, ये भी सही है। अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु, ये भी सही है। तो ये तीनों सही हो जाएगा दोस्तों, आप लोग एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों पहला पेपर 2017 का मेंस का। तो अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 2017 के मेंस का सेकंड पेपर देखेंगे, ठीक है। मेंस में 2 पेपर होते थे जीएस के, तो पहला पेपर हम लोगों ने आज कवर कर लिया, ठीक है। तो इतना दोस्तों अगर आप लोग देख लेंगे तो ये मान के चलिए निश्चित रूप से 10 पेपर आपके मेंस के हो गए, 11 पेपर आपके प्रारंभिक परीक्षाओं के हो गए, 21 पेपर पीवाईक्यू जिसने अगर ढंग से कर लिया 3 से 4 बार, 100+ क्वेश्चन आपके रिपीटेड ही मिलेंगे। करंट जिसने कर लिया घटनासार घटना चक्र, मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है, 25 से 30 क्वेश्चन आराम से सही करके आएगा। दोनों सम कर लीजिए तो 130+ क्वेश्चन आप करके आएंगे गारंटीड, और जिसमें आपको केवल 90+ ही सही करना है कट ऑफ क्लियर करने के लिए। आपका पीटी निकलने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका वीडियो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आपको लेकर मिलूंगा 2017 का मेंस का सेकंड पेपर। हाँ, और सीसैट की स्ट्रेटजी वीडियो के लिए बच्चे बोल रहे थे, तो उसका वीडियो भी आज मैं आपको दूंगा शाम तक। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट।